Hello all of you. Now let's see the analysis of section 13. कुछ पॉइंट्स तो बहुत सिंपल थे जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिए. कुछ एक दो पॉइंट्स के कुछ एग्जांपल्स इसमें और दिए हैं मैंने, तो वो अपन देखते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटरनेशनल सप्लाईज ऑफ सर्विसेज. तो वो तो वही लिखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस where either the supplier or the recipient are located outside India will be determined in accordance with section 13, right? In other words, this provision applies for determination of export of service as well as import of service. Export या import अगर है तो उसमें place कैसे देखना, ये यहाँ पे दिया है section 13 के अंदर. So let's see one by one. पहले जनरल रूल है. जनरल रूल यानी कि जहां स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई नहीं होते तो वहां जनरल अप्लाई होगा. तो जनरल प्रोविजन क्या है, हमने देखा था कि पीओएसएन है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अवेलेबल. ये चेक करो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है क्या. अगर है, इफ द आंसर इज यस, तो जो रेसिपिएंट का प्लेस है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या पीओएस, इन शॉर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर अपन सप्लायर का देखेंगे. अगर रेसिपिएंट का मालूम है तो रेसिपिएंट का देखो, नहीं है तो फिर सप्लायर का देखो. फिर स्पेशल प्रोविजंस है तो उसमें लिखा है कि इफ नन ऑफ द अबव प्रोविजंस इज एप्लीकेबल टू सर्विसेज, नन ऑफ द बिलो, सॉरी अबव नहीं, बिलो यानी कि स्पेसिफिक. अगर स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है आपकी सर्विस को तो फिर जनरल लगाने का है. ये तो हमने डिस्कस किया था. एंड रेसिपिएंट बेसिकली मींस पेयर ऑफ कंसिडरेशन बेसिकली, हालांकि उसका लंबा डेफिनेशन है, हमने देखा था. गुड, वहां तो सिंपल है, वो सब अपन स्टडी कर चुके हैं. फिर यहां से देखते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस. प्लेस ऑफ सप्लाई of service in case of performance based service. performance based service में क्या करना है, देखो POS of performance based service for goods, इसमें दो अलग अलग है, गुड्स अलग है और सर्विसेज अलग है. ठीक है, एक में गुड्स अवेलेबल करना होता है फिजिकली और एक में पर्सन को अवेलेबल करना होता है ना. बाल काटने के लिए पर्सन आएंगे तभी तो बाल काटेंगे, या उसके फेस का क्या करेंगे, लीपा पोती, यानी कि वो क्या लगाते हैं ना लेडी लोग, हाँ, फेशियल मास्क वगैरह. समझ में आ गया मुझे. तो देखो गुड्स का देखते हैं. सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल. फिजिकली अवेलेबल जिसको करना होता है बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस टू द सप्लायर ऑफ सर्विस और बाय एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ. उसके एजेंट वगैरह भी गुड्स लाके दे सकता है. तो इसमें देखो क्या क्या सवाल आपको पूछने हैं. नाउ ऑल दिस एनालिसिस इज गिवन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म और व्हाट वी से फ्लो चार्ट फॉर्म. तो सवाल पूछो, इज सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर टेम्परेरीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया. अगर ये टेम्पररी इंपोर्ट का केस है, बजाज ऑटो एग्जांपल याद होगा आपको, टेम्पररी आ रहा है इंडिया में रिपेयर होने और फिर जाएगा, सो देन यू अप्लाई द जनरल रूल. वहां जनरल रूल अप्लाई करना है, स्पेशल नहीं करना है. Then no, so is service provided from remote location by way of electronic means. अगर ऐसा केस है तो POS क्या लेते हैं अपन, where the goods are situated. Goods are situated at the time of supply of service. ये बताया तो वो इंटरनेट से बैठ के यहाँ कुछ रिपेयर करता है कार के अंदर. और अगर ये भी नहीं है, then location where the service is actually provided. जहां पे आपकी कार को रिपेयर किया, that is the place of service. और उसके कुछ डिस्कशन पॉइंट्स है कि ओनली दो सर्विसेज विच आर कवर्ड हियर, द प्रोविजन फॉर विच रिक्वायर्स द गुड्स टू बी टेम्परेरीली कम इनटू द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, एंड विदाउट दिस हैपनिंग द सर्विस कैन नॉट बी रेंडर्ड. गुड्स का प्रोवाइड करना ये जरूरी है. यू हैव टू गिव द गुड्स टू द सर्विस प्रोवाइडर. इफ यू डोंट गिव द गुड्स, ही विल नॉट बी एबल टू गिव द सर्विस. जैसे कार रिपेयर, बेस्ट एग्जांपल उसका वही है. मशीनरी, कार रिपेयर्स, मेंटेनेंस जो होता है, इवन मोबाइल रिपेयर्स. आपका मोबाइल खराब हो गया तो आप जाके सर्विस सेंटर में जमा कराते ना,
You will give your goods and then he will be able to repair it. Then service involves movable objects or things that can be touched, felt or possessed, obviously. इसमें इंटेंजिबल्स कवर्ड नहीं है, इसमें टेंजिबल गुड्स होते हैं और वो भी मूवेबल, क्योंकि वही तो आप देंगे ना रिपेयर करने के लिए. एंड एग्जाम्पल्स आर, अब देखो एग्जाम्पल्स हर चीज के यहां पे याद रखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जाम्पल से ही आप लिंक कर पाओगे. तो रिपेयर, बेस्ट एग्जाम्पल इसका रिपेयर होता है. रिकंडीशनिंग और एनी अदर वर्क ऑन गुड्स नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर. देन स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, स्टोरेज वेयरहाउसिंग भी आता है इसमें. देखो अपने को गुड्स देना पड़ेगा ना, तब वो जाके स्टोर करेगा. So I want to warehouse my goods, so I'll have to make my goods physically available to the warehouse owner. Then he will be able to keep it. Warehousing भी आता है इसमें. Courier service आता है इसमें. Courier service. Then cargo handling service. Courier में भी है ना, अपन goods देंगे parcel, तो वो आगे उसको courier करेगा. तो courier service इसमें आता है. Then cargo handling service, जिसमें loading, unloading, packing, unpacking वो सब आएगा. Then technical testing, inspection, certification, analysis of goods, dry cleaning. कपड़े देंगे तभी तो ड्राई क्लीन करेगा. तो ये तो कुछ दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आप सोच के लिख सकते हो जहां पे गुड्स फिजिकली अवेलेबल करना जरूरी है. Then that person will be able to give his service. और फोर्थ पॉइंट में वही लिखा है कि sometimes services are provided by electronic means in relation to tangible goods located distantly from a remote location. In such a case, the actual place of performance of service would be quite different from the actual location of tangible goods. The place of provision shall be actual location of goods. अपन location of goods को देखेंगे. तो जो सर्विस देने वाला है वो तो मालूम नहीं कहां पे बैठा होगा, रिमोट लोकेशन, लेकिन थ्रू टेलीफोन या थ्रू इंटरनेट ही इज एबल टू गाइड अस इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स कि आप ये गुड्स में ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, और गुड्स अच्छा हो जाता है ना. तो वो गुड्स के लिए था. अब पर्सन से रिलेटेड देखते हैं. सेकेंड पॉइंट उसमें पर्सन से रिलेटेड है कि पर्सन को आना जरूरी है. पर्सन आएगा तो उसको सर्विस देंगे, जिसमें हेयर वीविंग भी आता है और तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी भी आएगा, कॉस्मेटिक सर्जरी, और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें आएगी, इंक्लूडिंग दी कोचिंग क्लास. आप मेरी क्लास में आके बैठोगे तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो सब इसमें आते हैं. फिजिकल क्लास की यहां पर अपन बात करेंगे, नॉट इलेक्ट्रॉनिक क्लास बट फिजिकल क्लास. तो देखो, POS of performance based services where physical presence of recipient, the person, is required. तो उसमें कहता है कि services applied to an individual represented either as the recipient of service or a person acting on his behalf, यानी agent भी आ सकता है, which requires the physical presence of the recipient or acting person, यानी agent, with the supplier for supply of service. Physical presence होना जरूरी है. तो इसमें POS क्या देखते हैं अपन, लोकेशन वे सर्विस इज एक्चुअली प्रोवाइडेड. एग्जाम्पल याद आ रहा है, एंजेलिना जूली US से इंडिया आई थी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने. तो ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ कहां, इंडिया में हुआ ना, तो सर्विस इज गिवन इन इंडिया वेयर इट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड. और उसके एनालिसिस में दिया है कि नेचर ऑफ सर्विसेज कवर्ड हियर आर द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड इन पर्सन एंड इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द सर्विस रिसीवर. दो दीज आर जनरली रेंडर्ड एट द सर्विस प्रोवाइडर्स प्रीमाइसेस. जनरली आप मेरी दुकान में या मेरे जगह पे होंगे तो मैं आपको सर्विस दूंगा, बट दे कुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एट द कस्टमर्स प्रीमाइसेस. अब ये ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला जो पर्सन है वो US भी जाके एंजेलिना जोली के फेस पे ब्यूटी ट्रीटमेंट कर सकता है ना. जरूरी थोड़ी कि एंजेलिना को यहां आना चाहिए, कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो ये अपने जो भी है चीजें वो लेके वहां पहुंच जाएगा और वहां जाके सर्विस देके आ जाएगा US. पॉसिबल है. सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि उसका हमारे पास आना जरूरी है. कभी कभी हम भी उसके पास चले जाएंगे. द सर्विस प्रोवाइडर में गो टू द सर्विस रिसीवर्स प्लेस. Or occasionally while the receiver is on the move,
ओकेजनली वाइल द रिसीवर इज ऑन द मूव, ये भी हो सकता है. एंजेलिना जोली के घर पे भी हम नहीं गए, उसका शूटिंग चालू है. कहां पे? कंबोडिया में. एंजेलिना जोली यूएस की है, ब्यूटी ट्रीटमेंट देने वाला पर्सन अपने मुंबई का है, लेकिन उसकी शूटिंग चल रही है कहां? कंबोडिया में. तो वहां इसको बुलाया कि मेरी शूटिंग चालू है, तुम वहां जाओ मेकअप करने. तो अपना जो मेकअप आर्टिस्ट है वो यहां से गया, या फैशन नहीं गया, ब्यूटी आर्टिस्ट जो है वो गया उधर कंबोडिया, वहां जाके सर्विस दे के आ सकता है. पॉसिबल है. तो जहां भी सर्विस दी गई वो अपन देखेंगे. सो प्लेस विल बिकम कंबोडिया इन दिस केस. कंबोडिया मालूम है ना आप लोगों को कहां है? वो साउथ ईस्ट एशिया में है कंबोडिया. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच सर्विसेज आर, देखो, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, थोबड़ा लाओगे तभी तो प्लास्टिक सर्जरी होंगी. देन पर्सनल सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड्स, शेरा बॉडीगार्ड है सलमान का, तो सलमान होगा तभी तो सर्विस देगा ना. देन हेल्थ एंड फिटनेस, फोटोग्राफी टू इंडिविजुअल्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लिख दो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी. आप मेरे लैब में आओगे तभी तो मैं आपका फोटो खींचूंगा, या आप कहोगे कि वो गार्डन में खींचना है तो मैं गार्डन में आ जाऊंगा, जहां भी आप बोलो मैं आके खींच दूंगा फोटो. लेकिन आपका होना जरूरी है ना, देन ओनली आई विल बी एबल टू क्लिक. फिर इंटरनेट कैफे, क्लासरूम टीचिंग, ये सब उसके एग्जांपल्स. And it shall also include the service actually rendered by the provider to a person other than receiver. ये भी हो सकता है, other than receiver भी हो सकता है, who is acting on behalf of the receiver, agent भी हो सकता है. या जैसे आपके पापा ने फीस पे की लेकिन मैंने सर्विस तो आपको दी, ये भी हो सकता है ना. नॉर्मली रिसीवर ऑफ सर्विस अपन क्या मानते हैं? जो पैसे देता है. तो आपकी फीस अगर आपके पापा ने पे की है तो आपके पापा रिसीवर है, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये भी पॉसिबल है. या जैसे एग्जांपल यह है कि फिल्म प्रोड्यूसर ने मेकअप आर्टिस्ट को पैसे दिए, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट थोबड़ा किसका मेकअप करेगा? प्रोड्यूसर का? नहीं, एक्टर का. तो थोबड़ा जो है वो एक्टर का होगा, जिसमें मेकअप लगेगा, लिपा पोती की जाएगी, सारे फ्लॉज को छुपाए जाएंगे, कैटरीना को कैटरीना बनाया जाएगा. नहीं तो मेकअप के बिना देखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज दैट दिस इज कैटरीना. वो तो मेकअप से है वो कैटरीना. तो खैर, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप थोबड़ा किसका मेकअप करोगे? कैटरीना का. पैसे कौन देगा? फिल्म का प्रोड्यूसर. तो वो दिया है कि पैसे कहीं और से भी आ सकते हैं और अपन जो सर्विस है वो किसी और को भी दे सकते हैं. पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. फिर नोट में नीचे दिया है कि वेयर द सर्विसेज आर सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट. ये देखा था हमने, मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर दिया गया है तो फिर क्या करना पड़ता है कि अगर इनवॉइस में अलग अलग अमाउंट लिखा है हमने कि यहां जो सर्विस दी वो इतना, वहां जो सर्विस दी इतना, तो फिर उसको उस हिसाब से लेंगे अपन, अलग अलग मानेंगे. सर्विस गिवन इन डिफरेंट स्टेट्स मानेंगे, ईच स्टेट. और अगर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है तो देन एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. डिवाइड तो करना पड़ेगा लेकिन एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. तो वो भी हमने देखा था. फिर उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज थी. थर्ड वन, POS of service in relation to immovable property is the place where the immovable property is located or intended to be located. ये सबसे सिंपल रहता है. और इसमें इंक्लूड कौन से है? सर्विसेज सप्लाइड इन रिगार्ड बाय एक्सपर्ट्स, एस्टेट एजेंट्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह सब आ गए उसमें. एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट वगैरह वगैरह सब देखे थे अपन ने, काफी डिस्कशन किया था. एन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर सब उसमें आते हैं. और उसमें भी नोट में वही लिखा है कि अगर एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दी गई है सर्विस, ये भी एग्जांपल्स देखे थे हमने एक होटल बुक किया, 4 दिन इधर 5 दिन उधर, है ना, सब याद आ रहे? वेरी गुड. तो उस केस में फिर वही होगा कि अगर होटल ने अपने को अलग अलग कोटेशंस दिया है, 4 दिन दिल्ली में शादी के फंक्शंस थे, 5 दिन चेन्नई में थे, है ना, तो अगर कोटेशन अलग अलग है तो उस हिसाब से टैक्स करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई मानेंगे. पार्ट सप्लाई इन दिल्ली एंड पार्ट सप्लाई इन तमिलनाडु. बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड लाइक दैट इन द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट, then as may be prescribed by the government.
तो अभी तक तो ये सब रट गया हो गया आपको पॉइंट्स। फिर इवेंट आ गया, इवेंट में एडमिशन टू इवेंट्स और उसके एंसिलरी सर्विसेज देखे थे अपन ने। तो उसमें एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये भी मैंने बताया था सेक्शन 12 में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक साथ दिया एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। एडमिशन यानी टिकट सेल, ऑर्गेनाइजिंग यानी जो इवेंट मैनेजर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है। और उसके एंसिलरी सर्विसेज, पंडाल शामियाना को लगा कर देना, माइक सिस्टम लगा कर देना, बाकी सब चीजें, तो उसमें सब आ जाता है। तो इसका पीओएस कहां पे देखते हैं अपन, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां इवेंट होगा दैट इज ए पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। और उसमें वो सारे इवेंट्स है जो उसमें दिए एग्जांपल में, देखो इट कैन बी कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, सेलिब्रेशन यानी जैसे मैरिज या एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह वगैरह। फेयर्स, एग्जीबिशंस भी आते हैं इसके अंदर, बिजनेस एग्जीबिशंस, पर्सनल एग्जीबिशंस एंड सिमिलर इवेंट्स एंड ऑफ सर्विसेज एंसिलरी टू सच इवेंट्स। और उसमें भी वो सेम पॉइंट है नोट कि अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग अमाउंट दिया है अलग अलग स्टेट्स के लिए तो उतना उतना उस स्टेट में सप्लाई मानेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एज में बी प्रिस्क्राइब। फिर उसके बाद एक पॉइंट था कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टेन सर्विसेज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, एक से ज्यादा लोकेशन पर अगर सर्विस दी गई है, इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, यानी फॉरेन में है, इंडिया में है। जस्टिन बीबर के मैंने शोज ऑर्गेनाइज करवाए थे, है ना, कुछ इंडिया में कुछ इंडिया के बाहर। तो वहां पर क्या देखा था अपन ने कि उसको इंडिया में मानेंगे, है ना पूरी सर्विस को इंडिया में मान लेंगे, तो वो दिया है। POS of service applied at more than one location, including taxable territory. तो इसमें वो तीनों आते हैं, 13.3, 13.4 एंड 13.5, तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है ये। जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, परफॉर्मेंस जैसे मेकअप, तो मेकअप यहां भी किया वहां भी किया। हमने फिल्म प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आपके एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप हम करेंगे, लेकिन शूटिंग जो चली तो कुछ शूटिंग इंडिया में हुई, कुछ शूटिंग मॉरिशस में हुई, कुछ स्विट्जरलैंड में हुई और कुछ कंबोडिया में हुई। 4 जगह शूटिंग हुई, चारों जगह हमने जाके एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप किया और पैसा अपने को प्रोड्यूसर से मिला। तो फिर क्या करेंगे, इसको पूरा इंडिया में मान लेंगे और टैक्स लगा देंगे GST। परफॉर्मेंस बेस्ड, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड एंड एडमिशन और ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। ये तीनों जो केस है इसमें अगर पार्ट इंडिया पार्ट आउटसाइड इंडिया है तो अपन क्या मान लेंगे, फुल लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी मान लेंगे, टैक्सेबल टेरिटरी। तो ये भी अपन ने पढ़ा था और उसमें लिखा है कि दिस रूल कवर्स सिचुएशंस वेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस इज एट मोर देन वन लोकेशन एंड ओकेजनली वन और मोर सच लोकेशन मे बी आउटसाइड इंडिया। ओकेजनली वर्ड को अंडरलाइन करो, ओकेजनली वन और मोर सच लोकेशंस इज आउटसाइड इंडिया। दिस रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज एंड लोकेशन स्पेसिफिक सर्विसेज and it does not intend to capture insignificant portion of service। अब देखो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन पॉइंट है, इसे हमने ऊपर में वर्ड अंडरलाइन किया। ओकेजनली इंडिया के बाहर है, यानी मेजर पार्ट ऑफ सर्विस इंडिया में है लेकिन थोड़ा सा बाहर है। जैसे मेजर शूटिंग इंडिया में हुआ और कुछ सीन्स इंडिया के बाहर शूट हुए तो वहां भी हमको जाना पड़ा, वहां भी मेकअप लगाना पड़ा। बट व्हाट इफ इट इज रिवर्स केस, व्हाट इफ इट्स रिवर्स केस, एक आध सीन सिर्फ इंडिया में हुआ बाकी मेजॉरिटी शूटिंग इंडिया के बाहर हुआ, तो 99% जो मेकअप सर्विस हमने प्रोवाइड की वो इंडिया के बाहर की है और 1% इंडिया में की है, तो फिर ये रूल लगाकर पूरे को इंडिया में मान लेंगे क्या? नहीं, फिर नहीं मानेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सर्विस इंडिया में होना चाहिए तब ये रूल लगता है, एंड नॉट मिनिस्क्यूल, यानी ऐसे ही कुछ सर्विस 1% 2% सर्विस अगर इंडिया में, फिर ये रूल अपन नहीं लगाएंगे। तो वो लिखा है देखो, इट डज नॉट इंटेंड टू कैप्चर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी हार्डली 1%, तो उससे मतलब नहीं है। रेंडर्ड इन एनी पार्ट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी लाइक mere issue of invoice,
सिर्फ इनवॉइस इंडिया से इशू हुआ, बाकी तो पूरा काम हमने बाहर से किया. प्रोसेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर और रिकवरी विच आर नॉट बाय वे ऑफ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म्ड ऑन गुड्स. यानी बिजनेस के कुछ एक्टिविटीज इंडिया में, बाकी जो मेन सर्विस वो सब आउटसाइड इंडिया है, तो फिर अपन उसको इंडिया में नहीं डीम करेंगे. For instance, an Indian firm provides a technical inspection and certification service for a newly developed product of an overseas firm for a newly launched motorbike which has to meet the emission standards in different states of country. The testing is carried out in Maharashtra 20%, Kerala 25% and Colombo 55%. Notwithstanding the fact that the greatest portion of service is outside the taxable territory, the place of provision will be the place of taxable territory where the greatest proportion of service is provided, which in this case is Kerala. क्योंकि देखो इंडिया में सिग्निफिकेंट पोर्शन हुआ है 20 एंड 25, यानी एक तो 45 इंडिया में है, 55 इंडिया के बाहर है, तो 45% जब इंडिया में है तो सिग्निफिकेंट हो गया ना, तो उसको अपन इंडिया में मान लेंगे. और इंडिया में भी कहां, 2 स्टेट्स में है, तो वो स्टेट जहां पे मेजॉरिटी ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सर्विस जहां रेंडर हुआ, तो केरला में सप्लाई माना जाएगा. पीओएस. फिर उसके बाद है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज. इसमें बैंकिंग और इंटरमीडिएरी वाले थे, तो ये स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या क्या है देखो, बैंकिंग कंपनी, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अकाउंट होल्डर, वो अपने अकाउंट होल्डर्स को जो सर्विस देते हैं बैंक्स. देन इंटरमीडिएट सर्विसेज, एजेंट्स जो रहते हैं, एंड सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये भी एक था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब देखो इसको अपन काफी एग्जांपल्स लेते हैं इसमें. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें बताए थे ना लैंड वाले, इसमें वेसल्स और एयरक्राफ्ट एक्सक्लूडेड है, तो जो लैंड वाले हैं वो इसमें आएंगे, मोटर कार वगैरह. एंड यॉट्स, शिप जो पर्सनल वाले होते हैं यॉट्स, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, जो 1 मंथ या उससे कम के लिए लेट आउट करते हैं. मैंने आपको कार दी 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, या अप टू 1 मंथ. या फिर यॉट, वो एग्जाम्पल लिया था, फॉरेन से कस्टमर्स आए, मैंने उनको यॉट एलेक्जेंडर को हमने, मिसेस एंड मिस्टर एलेक्जेंडर को हमने यॉट लेट आउट किया है 7 दिन के लिए गोवा में, तो वो यहां पे आएगा. एंड व्हाट इज द पीओएस? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी हम मोटर कार कंपनी कहां की है, हमारा जो प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. तो उसमें फिर दिया है देखो एग्जांपल्स दिए हैं तीनों चारों के. तो पहले बैंकिंग का दिया है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स, तो उसमें वही है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्संस अदर देन अकाउंट होल्डर्स विल बी कवर्ड अंडर द मेन रूल 3. जनरल रूल में जाएगा, अदर देन अकाउंट होल्डर्स जनरल रूल में जाएगा, और जो अपने अकाउंट होल्डर्स को हम सर्विस देते हैं वो यहां पे आएगा. और उसके एग्जांपल्स दिए फिर देखो, टू अकाउंट होल्डर्स, सर्विसेज लिंक्ड to or requiring opening and operation of bank accounts such as lending, deposits, safe deposit lockers, etc. And transfer of money including telegraphic transfer, mail transfer, electronic transfer, फिर DD, demand draft issue करना, pay orders issue करना, LCs issue करना, letter of credit, bank guarantee देना, हजारों चीज आएंगी. बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो अपन अपने अकाउंट होल्डर्स को देते हैं. और नीचे दिया है फाइनेंशियल लीजिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायर परचेज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, एडवाइजरी and other auxiliary financial services. A few instances of services that are generally not provided by a banking company or financial institution to an account holder in the ordinary course of business. तो ये जो सर्विसेज है ये अलग है. जैसे मेरे को लोन लेना है या फाइनेंशियल लीजिंग करना है, तो फाइनेंशियल लीजिंग क्या होता है कि बैंक मशीनरी वगैरह परचेज करके हमको देती है यूज करने के लिए. हमारा फैक्ट्री, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बैंक परचेज करके हमको देती है. तो परचेज यानी जो ओनरशिप ऑफ एसेट्स बैंक के पास होता है,
और हम लीज पे लिया है ऐसा दिखाते हैं, और फिर हम जब सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे, फाइनेंशियल लीज है तो हम सारे इंस्टॉलमेंट जब पे कर देंगे तो वो ओनरशिप हमको ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली हायर परचेज सर्विसेज वगैरह, तो ये तो बिजनेसमैन वगैरह को दी जाती है ना, इसमें ऐसा थोड़ी कि जो अकाउंट होल्डर है सिर्फ उसी को दिए जाएंगे, नहीं, अकाउंट होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो वो दिया है कि ये सर्विसेज इस कैटेगरी में कवर नहीं होंगी बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मली प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स। और अकाउंट का डेफिनेशन भी दिया है कि अकाउंट मतलब कि क्या, तो अकाउंट यानी जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट मिल सकता है, इसमें एनआरई एनआरओ भी कवर्ड है, ये भी देखा था वन ने, हालांकि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर इंटरमीडिएरी सर्विसेज दिए। व्हाट इज इंटरमीडिएरी सर्विस, तो वहां लिखा है कि इंटरमीडिएरी मीन्स अ ब्रोकर, एजेंट or other person by whatever name called who arranges or facilitates a provision of service, यानी जो बीच का आदमी होता है उसको इंटरमीडिएरी कहते हैं, जो इधर का उधर अरेंज करवाता है। और सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स but does not include a person who provides the main service or supplies the goods on his own account। अगर आप खुद के नाम से गुड सप्लाई करते हो, बेचते हो या सर्विस देते हो, तो फिर आप इंटरमीडिएरी नहीं हो। इंटरमीडिएरी कौन है, जो इसका सर्विस उस तक पहुंचाता है, इसके गुड्स उस तक पहुंचाता है। तो मैं रिस्क नहीं लेता बीच में, तो मैं इंटरमीडिएरी हूं। इसका गुड्स उस तक पहुंचाने का, तो मैं एजेंट बीच में, आई विल जस्ट सेल गुड्स ऑन हिज बिहाफ एज एन एजेंट ओनली फॉर कमीशन, तो मेरे को इंटरमीडिएरी माना जाएगा। लेकिन अगर मैं रिस्क लूं, मैं गुड्स बुलाऊं और मेरे नाम से आगे बेचूं फॉर अ कमीशन, देन आई एम नॉट एन इंटरमीडिएरी, देन आई एम नॉट एन इंटरमीडिएरी। तो मैं सिर्फ अरेंज करके दूं तो मैं इंटरमीडिएरी हूं, और अगर मैं रिस्क लूं तो फिर मैं इंटरमीडिएरी नहीं हूं, देन आई एम डीलिंग ऑन माई ओन अकाउंट। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो इंटरमीडिएरी कौन है, जो इधर का सर्विस उधर तक पहुंचाता है, इधर के गुड्स उधर तक पहुंचाता है। He doesn't take a risk. He is not doing business in his own name. तो इसे लिखा है देखो, thus the following persons are excluded: supplier of goods on his own account, जो खुद के नाम से बेचता है, such as commission agent, that is buying or selling agent, or a stock broker, क्योंकि वो तो खुद के नाम से बिजनेस करता है ना। or a person who provides the main service on his own account, जो मेन सर्विस है वो खुद के नाम से देता है, then he is not intermediary. जैसे सीएस में भी होता है, एक सीए को ऑडिट मिला एक कंपनी का, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो उसने क्या किया, डेलीगेट किया एक दूसरे सीए को कि तुम जाके काम कर दो और तुम पैसे ले लेना, अब मेरा कमीशन जो है मेरे को दे देना। तो अब ये दूसरा जो सीए वो जाके काम करेगा, काम तो वो खुद करेगा ना, ही विल गो एंड ऑडिट द क्लाइंट्स प्लेस एंड गेट द रेम्यूनरेशन। तो वो इंटरमीडिएट है क्या, नहीं, ही इज डूइंग इट ऑन हिज ओन अकाउंट, सर्विस प्रोविजन ऑन हिज ओन अकाउंट, देन ही इज नॉट एन इंटरमीडिएरी। तो फिर इंटरमीडिएरी में कौन कौन आएंगे, तो वो नीचे दिया देखो, ये इंटरमीडिएरीज है सारे। ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट का काम क्या है कि एयरलाइंस की टिकट कस्टमर को दिलवा देना, तो वो थोड़ी टिकट बेच रहा है, वो तो एयरलाइन की टिकट से बुक करके दे रहा है, या होटल्स को बुक करके दे रहा है, वहां पे साइट सीइंग बुक करके दे रहा है ट्रैवल एजेंट। देन टूर ऑपरेटर, वो भी वही है, टूर ऑपरेटर इज अ बिगर वर्ड, वो सब कुछ अरेंज करवा के देता है एक साथ जैसे पैकेज, उसको टूर ऑपरेटर कहते हैं। देन कमीशन एजेंट फॉर गुड्स और सर्विस, जो सिर्फ कमीशन पे काम करता है। अब ऊपर देखो, ऊपर भी कमीशन एजेंट बोला था, यहां भी कमीशन एजेंट बोला है, डोंट कंफ्यूज, नाम पे मत जाओ, उसके काम को देखो। अगर वो रिस्क लेता है गुड्स में और आगे बेचता है तो वो एजेंट इंटरमीडिएरी नहीं है, मेन इज द रिस्क, ओन अकाउंट। और अगर एक एजेंट है जो खुद के नाम से कुछ नहीं करता, कंपनी के नाम से ही गुड्स आगे बेचता है, तो वो इंटरमीडिएरी है, राइट। देन रिकवरी एजेंट्स, बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं, पैसा वसूली एजेंट्स, और एनी अदर सर्विस वेर एवर अ प्रोवाइडर ऑफ एनी सर्विस एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी फॉर अनदर पर्सन as identified by the guiding principles outlined above.
दूसरे के लिए जो काम करता है वो इंटरमीडिएरी है। देन सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग, तीसरा पॉइंट है इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसमें अपन ने बोला था ना कि इसमें आएगा मोटर कैब, कोई भी रोड व्हीकल्स इसके अंदर कवर होंगे, एनी रोड व्हीकल, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है अदर देन एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स। तो एयरक्राफ्ट तो एक्सक्लूड हो गए, वेसल्स भी एक्सक्लूड हो गए, एक्सेप्ट यॉट्स, यॉट्स इंक्लूड हुए। तो रोड व्हीकल्स एंड यॉट्स, दो चीजें इसके अंदर आएंगी। अप टू 1 मंथ, अगर 1 महीने तक का लीजिंग है तो फिर ये रूल लगेगा, और 1 महीने से ज्यादा है तो नॉर्मल जनरल रूल में जाएंगे। तो उसमें लिखा है देखो, फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड व्हीकल सच एज मोटर कार्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह, यॉट्स एंड व्हीकल्स डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक और इंजर्ड पर्सन। तो वो तो ठीक है, वो रोड व्हीकल में ही आएंगे ना। मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली प्रोपेल्ड कैरेजेस एंड ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स, रेलवे वैगन्स, वो सब इसमें ही आएंगे। सब रोड पे जो चलने वाले हैं वो आएंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आप काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद और एक लाइन दी है देबाओ अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट की लाइन भी कोई मतलब नहीं है, उसको भी काट दो आप, वो गलती से उधर आ गई लाइन। और फिर देखो नीचे उसका टेबल दिया है, इसको हम स्टडी करेंगे। एयरक्राफ्ट और वेसल्स जो है वो यहां से एक्सक्लूडेड है। तो एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में ये पहले जो 4 है, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, इसमें पीरियड 1 महीने से कम हो या 1 महीने से ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हमेशा अपन लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर ही देखेंगे। तो 1 महीने से कम हो या 1 महीने से ज्यादा हो, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज रिसीवर्स प्लेस। ओके, लेकिन इनके अलावा जो है, जिसमें यॉट्स आएंगे, व्हीकल्स आएंगे, तो यॉट्स में अगर 1 महीने से कम का पीरियड है तो सर्विस प्रोवाइडर को देखना है, और 1 महीने से ज्यादा है तो फिर सर्विस रिसीवर आएगा। और बाकी सारे व्हीकल्स में भी सेम रहेगा, अगर 1 महीने से कम का पीरियड है तो सर्विस प्रोवाइडर, और 1 महीने से ज्यादा है तो फिर सर्विस रिसीवर। देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल एंड कुरियर। मेल एंड कुरियर जनरल में जाते हैं, जनरल में नहीं, वहां वो फिजिकल प्रेजेंस गुड्स जब अवेलेबल करना होता है। तो मेल एंड कुरियर जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड में जाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में जाएंगे। एक्सक्यूज मी। तो बाकी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है उस पे देखो क्या करना है। POS of transport of goods other than mail and courier is the place of destination of goods. लास्ट लेक्चर में काफी डिस्कशन किया था हमने इसमें, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। तो इसमें हमने देखा था कि अगर ये ट्रांसपोर्ट कंपनी, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे हमने ना, और उसको कंपेयर भी किया था, जब दोनों इंडिया के है तो क्या होगा, उसमें ओरिजिन देखना पड़ता है, लेकिन एक इंडिया और एक फॉरेन है तो डेस्टिनेशन देखना पड़ता है। वेरी गुड, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना। ये और एक वो फ्लाइट वाला भी देखा था, इंडियन फ्लाइट ऑपरेटर है, एयरलाइन है तो क्या, और फॉरेन की एयरलाइन है तो क्या। तो मैं वापस से नहीं बनाता, ये अपन ने बनाए थे लास्ट लेक्चर में, इसका चार्ट लिख देता हूं फिर भी एक छोटे से में, कि ट्रांसपोर्टर जो है वो इंडिया के बाहर का है, यूएसए का है ट्रांसपोर्टर, और जो एक्सपोर्टर है जिसको ये सर्विस दे रहा है वो इंडिया का है, इज गिविंग सर्विस हियर। और गुड्स कहां से कहां जा रहा है, गुड्स जा रहा है इंडिया से यूएसए। तो अपन प्लेस क्या मानेंगे, यूएसए, डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन जो है इसको देखते हैं, दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई, द डेस्टिनेशन। और यही ट्रांसपोर्टर अगर इंडिया का होता, मान लो यूएसए की जगह ये इंडिया का होता, तो सर्विस प्रोवाइडर भी इंडिया का, सर्विस रिसीवर भी इंडिया का, तो सेक्शन 13 की जगह सेक्शन 12 लगेगा। सेक्शन 12 लगेगा तो अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन।
जब गुड्स हमने ट्रांसपोर्टर को दिया तो वो तो इंडिया में दिया ना लेके जाने के लिए, तो फिर ये बन जाता प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये डिफरेंस। तो देखो यहां मैं नीचे लिख देता हूं, अगर ट्रांसपोर्टर, तो दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13, राइट। और अगर ट्रांसपोर्टर भी इंडिया का है और ये अगर इसको सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो देन द गुड्स हैंडेड ओवर, तो गुड्स इसने हैंड ओवर कहां किया, इंडिया में किया, तो इंडिया बन जाएगा पीओएस। तो इस केस में इंडिया विल बी द पीओएस अंडर सेक्शन 12। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये पॉइंट हमेशा याद रखने का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और एच पॉइंट भी वैसे ही है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसमें भी हमने देखा प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन अ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां से पैसेंजर चढ़ता है वहां से अपन देखते हैं, दैट विल बी दी प्लेस। और वही कंटिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन वापस से दिया है, ये अपन ने शुरुआत में पढ़े थे डेफिनेशंस के अंदर, अगर आपको याद होगा। सिंपल है वो, एक बार उसको पढ़ने का। ब्रेक इन जर्नी नहीं आना चाहिए। स्टॉप ओवर अगर आ गया है तो फिर दो अलग अलग जर्नी मानते हैं, और स्टॉप ओवर नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस जर्नी मानते हैं। तो वो पॉइंट यहां डिस्कस किया है। फिर एक पॉइंट है उसमें, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, सर्विस जो ऑन बोर्ड दी जाती है, तो उसका क्या, जैसे मैंने कहा था कि आजकल प्लेन पे इंटरनेट सर्विस मिलती है, तो उसका क्या फिर, तो वहां दिया है कि ऑन बोर्ड दी कन्वेयंस जो है, तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर अपन देखते हैं। ये भी कल बताया था मैंने, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो एक फ्लाइट जा रहा है जो मुंबई से जाएगा दिल्ली, कल के उसमें दिल्ली से मुंबई जा रहा था, आज उल्टा कर दिया, तो मुंबई से दिल्ली जाएगा, फिर वहां से शंघाई जाएगा, और वहां से जाएगा हांगकांग, HK। इतना बड़ा फ्लाइट है, लंबा फ्लाइट। तो इस पे जो भी सर्विस दी जाएगी, जहां से भी सर्विस दी गई, ये एक लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा लेग, 3 लेग्स है इस जर्नी के, सर्विस कहीं पर भी दी जाए, उसका प्लेस क्या माना जाएगा, मुंबई माना जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फिर उसके बाद में तो उसके डिस्कशन में वही लिखा है, और उसके बाद में है इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस, OIDAR। तो OIDAR इसको मेन अभी अपन डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद का जो सेक्शन है वो इसी से रिलेटेड है, सेक्शन 14, तो उसको भी हम देखेंगे। सो POS ऑफ OIDAR सर्विस क्या माना जाता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहां रेसिपिएंट है वो सर्विस का लोकेशन माना जाता है, रेसिपिएंट ऑलवेज। और उसमें डेफिनेशन दिया है पहले, OIDAR का डेफिनेशन देखो, OIDAR सर्विसेज मीन सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसका डिलीवरी होता है, सर्विस इज डिलीवर्ड बाय यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हटा दो तो सर्विस बेकार हो जाएगी, सर्विस दी ही नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है सर्विस को देना विदाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी इज द कैरियर ऑफ सर्विस, ऐसा मानो आप, कैरियर ऑफ सर्विस ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, and the nature of which renders their supply essentially automated। ऑटोमेटेड सप्लाई है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ह्यूमन है ही नहीं, ऑटोमेटेड है, डेटाबेस ऑनलाइन है, आप जाओ ले लो, तो इंटरनेट यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, सर्विस मिल सकती है आपको, ऑटोमेटेड है। एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, कम से कम होना चाहिए,
एंड इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. कहा ना मैंने, सर्विस हो ही नहीं सकती अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो. एंड इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स. तो एंड इंक्लूड्स में जो दिया है तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स. इसके अलावा भी हो सकती है, तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल्स है. सच एज, सो दीज आर एग्जाम्पल्स. एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, जैसे गूगल पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फारूक क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट गूगल पे आता है. और भी फॉरेन वेबसाइट्स हो सकती है जिसपे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑनलाइन ही तो है ना. अगर सिस्टम को हटा दो तो एडवर्टाइजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है. गूगल पे जितने लोग जहां जहां से आएंगे वहां से मेरा एडवर्टाइजमेंट उनको दिखेगा. सो दे हैव टू बी ऑनलाइन टू सी माई एड. सो एड इज ऑनलाइन, तो उसको अपन OIDR सर्विस कहेंगे. देन प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज. क्लाउड सर्विसेज में जैसे Amazon क्लाउड सर्विस है, AWS करके बहुत सारे क्लाउड सर्विस. बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे अपना वेबसाइट का जो होस्टिंग होता है ना, अपनी वेबसाइट है, फारूक क्लासेस की वेबसाइट है, FHC ऑनलाइन, तो इसका होस्टिंग जो है वो AWS सर्वर करके है, Amazon का उस पे है. तो वो जो हमको सर्विस दे रहा है दैट इज OIDR. क्योंकि जब तक इंटरनेट है तब तक होस्टिंग है, इंटरनेट के बिना होस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है. तो ये डिपेंडेंसी जो है ये आप चेक करो. हाँ, डिपेंडेंसीज हैव टू बी चेक. जो सर्विस है उसका कितना डिपेंडेंसी नेटवर्क के ऊपर है. अगर कंप्लीट है तो उसको OIDR सर्विस कहेंगे. वेब होस्टिंग, होस्टिंग इम्पॉसिबल है अगर वेब नहीं है तो, है ना, तो क्लाउड सर्विसेज आएंगे उसमें. देन इसके भी एग्जांपल्स अभी हम पढ़ेंगे. देन प्रोविजंस ऑफ ई बुक्स. ई बुक्स आजकल आते हैं. ई बुक्स आप ऑनलाइन जाओ, रीड करो, बट यू हैव टू बी ऑनलाइन. ई बुक का मतलब है यू हैव टू बी ऑनलाइन एट ऑल टाइम्स टू रीड. एट ऑल टाइम्स टू रीड. अगर ये डाउनलोडेबल हो गए तो फिर ये OIDR नहीं है. अगर मेरे वेबसाइट पे बुक अपलोडेड है और मैं आपसे कहता हूं कि आप डाउनलोड कर लो और फिर पढ़ो, तो देन आई एम नॉट गिविंग यू OIDR सर्विस. वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है तो फिर OIDR नहीं है. सो एवरी इंटरनेट बेस्ड सर्विस इज नॉट OIDR. OIDR में क्या है कि डिपेंडेंसी ऑन नेट होना चाहिए, कंप्लीट डिपेंडेंसी 100%. तो ई बुक कब मानेंगे अपन OIDR? जब उसका रीडिंग जो है वो फुल्ली ऑनलाइन ही है, नॉट टू बी डाउनलोडेड. मूवी, ऑनलाइन जाओ मूवी देखो, डाउनलोड नहीं कर सकते. म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी OIDR में कब आएगा? जब वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज इट ऑन द वेब इटसेल्फ. ऐसा होते ही क्या सॉफ्टवेयर? यस, ऐसे सॉफ्टवेयर है. एक पाउटून्स करके सॉफ्टवेयर है, उससे आप टून्स बना सकते हो. कोई भी कार्टून आपको बनाना है, एक वीडियो छोटा सा 10 मिनट का कार्टून, जिसमें ये नहीं वो होते कार्टून वीडियोस, तो अगर आपको बनाना है, एक सॉफ्टवेयर है पाउटून्स करके, POWTOONS. इंटरेस्टिंग है, आप भी बना सकते हैं अपने कोई भी चीज का वीडियो बना सकते हैं. यू कैन चूज द कैरेक्टर्स एंड यू कैन गिव देम द रोल्स. यू कैन जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन, यानी वर्ड क्या बोलना है, डायलॉग लिख दो और वो अपने आप बोलेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग है पाउटून्स. उसका सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है, लेकिन आप वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं कर सकते. इट इज नॉट डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर. इट हैज टू बी यूज ऑनलाइन ओनली. फिर कुछ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोडेबल नहीं है. यू हैव टू गो ऑनलाइन, यूज इट. फोटो डाउनलोड कर सकते हो बाद में एडिट करने के बाद, लेकिन सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा. सॉफ्टवेयर इज ऑन द नेट, यू हैव टू यूज इट ऑन द नेट ओनली. डेटा भेजो, सॉफ्टवेयर प्रोसेस करेगा, फिर डाउनलोड कर लो. फोटो डाउनलोड होगा मगर सॉफ्टवेयर नहीं. तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो OIDR सर्विस में आएंगे. एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट. देन प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्राइवेबल और अदरवाइज to any person in electronic form through computer network. तो डेटा भी क्या? डेटा which is not downloadable. You have to see it online only. Then online supplies of digital content like movies, television shows, music,
तो ये भी वही है, डिजिटल कंटेंट। अब यहां भी मूवीज लिखा है, यहां भी है, सेम है, बट दिस इज मोर लाइक मूवीज, डिजिटल कंटेंट। जैसे मेरे सारे लेक्चर्स अगर मैं ऑनलाइन डाल दूं और आपको कहूं कि यू हैव टू वॉच देम ऑनलाइन, यू कैन नॉट डाउनलोड इट, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन ही देखने पड़ेंगे। जैसे यूट्यूब है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, हालांकि फ्री है वो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन जाकर ही देखना पड़ता है ना सारे वीडियोस, तो उसको कहेंगे अपन, हाँ वो इलीगली आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन गूगल अपना यूट्यूब थोड़ी अलाउ करता है डाउनलोडिंग, वो तो इलीगल है। इलीगल सॉफ्टवेयर से आप डाउनलोड कर सकते हो तो यूट्यूब इसमें आएगा, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर, हम भी कर सकते हैं। आई विल पुट ऑल माई वीडियोज ऑन द सर्वर एंड यू हैव टू वॉच देम ऑनलाइन एट ऑल टाइम्स, तो फिर वो OIDR में आ जाएगा। और अगर मैं ऑनलाइन से आपको डाउनलोड करने दूं कि आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लो और फिर आप देखते रहो लेक्चर्स, फिर वो OIDR नहीं है। सिमिलरली फॉर टेलीविजन शोज, म्यूजिक एक्सेट्रा। देन डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, डेटा सर्वर्स होते हैं, तो बेसिकली दिस इज सर्वर्स जो होते हैं। एंड ऑनलाइन गेमिंग, तो इसमें भी गेम डाउनलोड नहीं होगा आपके फोन पे या कंप्यूटर पे, यू हैव टू गो ऑनलाइन, प्ले इट एंड लीव इट। तो इतने सब एग्जांपल्स है इसके अंदर। और फिर वही एक्सप्लेनेशन आया वापस से, कल के लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। प्लेस तो रेसिपिएंट का है, नो डाउट। OIDR में प्लेस क्या है, रेसिपिएंट का होता है। POS इज द रेसिपिएंट, करेक्ट। तो ये रेसिपिएंट जो है वो इंडिया में है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा अपने को। तो देखे थे ना अपन ने, ये सारे जो पॉइंट्स है इसमें से 2 अगर इंडिया में हो गए, कोई भी 2 इंडिया में हो गए, तो उसको क्या मानेंगे कि वो इंडिया में है, रेसिपिएंट इज इन इंडिया। तो क्या क्या पॉइंट्स अपने को देखना था, एक तो एड्रेस, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो कंपनी ने इशू किया है वो कहां से इशू हुआ है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे आप पेमेंट करते हो। फिर बिलिंग एड्रेस, ये तो एक परमानेंट एड्रेस है, फिर ये बिलिंग एड्रेस। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP, जिस कंप्यूटर से आपने सर्विस ली उसका IP कहां का है वो देखेंगे। देन बैंक, जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया, इंटरनेट बैंकिंग से अगर करते हो पेमेंट तो बैंक देखेंगे। देन कंट्री कोड ऑफ योर मोबाइल नंबर, सिम का कंट्री कोड क्या है वो देखेंगे। जैसे अपना कंट्री कोड, अपने सिम का कंट्री कोड क्या होता है, 91 इंडिया का, है ना। एंड द लोकेशन ऑफ फिक्स्ड लैंडलाइन, तो अगर फिक्स्ड लैंडलाइन से आपने सर्विस ली है तो उसका लोकेशन कहां है। तो ये सारी चीजें देखेंगे अपन। एक तो आपका फिक्स्ड एड्रेस या फिर क्रेडिट कार्ड कहां का है, बिलिंग एड्रेस कहां का है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहां का है, बैंक जिसके थ्रू पेमेंट हुआ वो कहां का है, कंट्री कोड ऑफ योर सिम एंड लैंडलाइन अगर है तो। कोई भी 2 अगर इंडिया में हो गए तो रेसिपिएंट को क्या मानेंगे, सिचुएटेड इन इंडिया। तो वो देखा था हमने। और फिर आखिरी में देखा था डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है ये सर्विसेज को, और उसके बाद फिर उसको कौन सा रूल लगाएंगे, इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट रूल लगाएंगे कि उस सर्विस का इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट कहां पे हुआ है। अगर वो इंडिया में मिला, इसका यूज या एंजॉयमेंट तो इंडिया में है, तो फिर उसको टैक्सेबल कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर उसके बाद इसके भी कुछ क्वेश्चंस है, तो एनालिसिस समझ में आ गया तो क्वेश्चंस फिर सिंपल रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और फिर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ये है कि आपको सिचुएशंस दी होगी और सिचुएशन में कौन सा सर्विस दिया है, किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, लोकेशन वोकेशन सब दिया रहेगा। एंड यू विल हैव टू जज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो पूछेंगे कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है बताओ, तो वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
इसमें देखो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो लिखेंगे एज पर सेक्शन 13 लिखो, जनरल वाला लिखो. देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, तो उसमें स्पेसिफिक वाला है तो स्पेसिफिक रूल लिखो उसके लिए. देन रिमोट लोकेशन वाला पूछा है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो वही है सेम. Then what is the place of supply of service in relation to immovable property, hotel accommodation, तो उसका लिखो wherever the immovable property is located. Then place of supply for service in relation to organizing events, तो 13(5). तो हर एक सबसेक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है. Where the location of provision is location of service provider, which are the specified services where place of provision is the location of service provider, तो वही 13(8) में जो देखा था, इंटरमीडियरी, बैंकिंग एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अप टू 1 month, 3 सर्विसेज है उसके अंदर. फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या, तो 13(9). फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट तो 13(10). सिंपल, हर एक उस पे आ सकता है क्वेश्चन. OIDR 13(12). तो ऐसा है.